हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रमोद, आपका यूपी बोर्ड प्रमोद सर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चे? और कल की क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं का विश्लेषण कर रहे थे और वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने कम से कम 3 क्लास ले ली हैं और चौथी क्लास आज वास्तविक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10th गणित के स्पेशल क्लास के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितने भी साथी हमारे यूपी बोर्ड क्लास 10th की तैयारी 2025 के लिए 26 के लिए कर रहे हैं, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलाई जा रही हैं। तो सभी साथी भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी करते रहें। बिल्कुल। तो सभी के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट क्लास में हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना था। अभाज्य संख्याओं में हमने अ, अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे और भाज्य संख्याओं के बारे में जाना और लासा और मासा के बारे में भी जाना। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने मासा को भी निकाला और मासा को निकालने के लिए हमारे पास अभी गुणनखंड भाग विधि से निकालने के लिए हमारे पास एक विधि बची है, उसको सीखेंगे। और आज की क्लास में हम हेडिंग डालते हैं परमेय और अपरमेय, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए परमेय और अपरमेय से हमारा कम से कम 5 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से 100% आता है। अगर मैं बात करूँ परमेय और अपरमेय से 5 नंबर का प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर साल आता है। कितने नंबर का प्रश्न आता है? 5 नंबर का प्रश्न हमारे एग्जाम में भाई 100% आता है, हर साल आता है। परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय से कहाँ से सर? परमेय और अपरमेय से। तो यूपी बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सर आज जानते हैं परमेय। और परमेय और अपरमेय जो पार्ट है सर, ये वास्तविक संख्या में ही पार्ट है। आप ये मत समझना कि सर कौन सी एक्सरसाइज चला रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी अभी खत्म नहीं हुई है। एक्सरसाइज हमारी अभी 1.1 ही चल रही है दोस्त। एक्सरसाइज जो है हमारी वो 1.1 ही चल रही है, ठीक है। एक्सरसाइज जो है हमारी वो 1.1 ही चल रही है। कौन चल रही है? 1.1। एक्सरसाइज जो है हमारी वो 1.1 ही चल रही है। अब 1.1 में हमने लासा को पढ़ा, मासा को पढ़ा, अभाज्य गुणनखंड पढ़े, भाज्य संख्याएं पढ़ी, अभाज्य संख्याएं पढ़ी, मासा को पढ़ा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा होता है, ये पढ़ा। आज की क्लास में परमेय और अपरमेय के बारे में जानेंगे। फिर हम एक्सरसाइज 1.1 के सीक्वेंस वाइज जितने भी हमारे एनसीईआरटी में प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को करेंगे भाई। पहले ठीक है, पहले तो बिल्कुल जो टाइप है वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो भाई बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाएंगे। सेकंड बात, परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे थे और परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय दो संख्या होती है हमारे पास। परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझने से के लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मैं परिमेय और अपरिमेय का परिभाषा लिखूं तो क्या होती है, तो सबसे पहले सर परिमेय और अपरिमेय के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में एक डिटेल सॉल्यूशन की चर्चा की जाए। तो बात करता हूं मैं सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में। परिभाषा क्या है इसकी? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं, परिभाषा, हाँ, वे संख्या वे संख्या जो p बटे q के रूप की होती हैं होती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, मगर क्यू इट नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जो है जीरो कभी नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में बड़े बड़े प्रश्न उठ रहे होंगे कि सर वे संख्या जो p बटे क्यू के रूप की होती है, यानी p बटे क्यू का मतलब है कि सर हमने बचपन में भिन्न को पढ़ा था, भिन्न को पढ़ा था और भिन्न को हमने अंश बटे हर के रूप में भी पढ़ा था।
तो आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि पी बटे क्यू लिख लो या फिर अंश बटे हर लिख लो। ठीक है, अंश बटे हर लिख लो, तो बात एक ही है। ठीक है भैया, बात एक ही है, अंश बटे हर। ठीक है, इसी का ही शॉर्टकट फॉर्म है पी बटे क्यू के रूप की। देखिए, अंश बटे हर के रूप की जो संख्या होती हैं वो सभी नंबर्स, यानी वो सभी नंबर्स हमारी परिमित संख्या के रूप में होते हैं। और अगर मैं बात करना चाहूँ, जैसे उदाहरण की तरफ वो चलते हैं, तो उदाहरण क्या है इसका, पृथ्वी पर कोई सा भी उदाहरण ले लो, सभी प्राकृतिक संख्याएं अगर मैं बात करना चाहूँ, जैसे हमारे पास एक नंबर है 1/5। कोई साथी बताए भाई कि कैसी संख्या है, तो आप कहोगे सर परिमित संख्या है, 1/8, 2/7, 3/15, 4/80, 5/87, 8/70। ये सभी नंबर कैसे हैं, ये सभी नंबर, ये सभी के सभी संख्याएं कैसी हैं, परमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। सर परमेय संख्या कैसे हैं, देखो ये p बटे क्यू के रूप की है, ये भी p बटे क्यू के रूप की है, ये भी p बटे क्यू के रूप की है, ये भी p बटे क्यू के रूप की है। और Q0 कभी नहीं हो सकता, Q0 कभी नहीं हो सकता। जैसे ही आपने Q0 कर दिया, फिर आपका मेथड अप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब ये है सादा भाषा में, वे सभी भिन्न जो अंश बटे हर के रूप की होती हैं, वो सभी संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। सर परमेय संख्याएं, हाँ, आगे बात करते हैं। परमेय संख्याएं कभी रूट में नहीं होती। परमेय संख्याएं जो होती हैं कभी रूट में नहीं होती। रूट का मतलब कभी उनके ऊपर वर्गमूल नहीं होता है। जैसे मैं कहूं आपसे, सर मुझे बताइए, एक नंबर है मेरे पास, कोई नंबर ले लेता हूं मैं आपके लिए 7। कोई भी स्टूडेंट्स मुझे बता सकता है कि 7 नंबर जो है ये परमेय है या फिर अपरमेय है। कोई भी साथी केवल 7 नंबर बताइए मुझे, केवल 7 नंबर कैसा है, केवल 7 नंबर कैसा है, परमेय है अपरमेय है। और एक साथी बताए मुझे भाई ये नंबर मेरा कैसा है, 1/7। और कोई साथी बताए मुझे 7/1, ये नंबर कैसा है। यानी ये तीनों नंबर मुझे बताना कि ये नंबर कैसे हैं। अगर आपने परिभाषा परिमेय संख्या की समझ ली, तो आप तो बता सकते हैं। बताइए, आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर ये वाली जो बात है, ये वाली जो बात है कहीं कहाँ तक, यानी 100% ये वाली बात तो इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि 1/7 तो हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि वे संख्या जो, या वह संख्या जो p बटे क्यू के रूप की होती है, वे संख्या जो p बटे क्यू के रूप की होती हैं या अंश बटे हर के रूप की होती हैं, वो सभी संख्या परमेय संख्या होती हैं। और ये तो p बटे क्यू के रूप की है, अंश बटे हर के रूप की है, तो ये तो परमेय संख्या है। सर इसमें भी मैं कह सकता हूँ कि सर ये भी p बटे क्यू के रूप की है, p का मान ये है, q का मान ये है, यानी ये भी p बटे क्यू के रूप की हो गई। अरे 7/1 क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी p बटे क्यू के रूप की है। सर इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि 7 कैसी संख्या है। प्रश्न यहाँ से बनेगा भाई, 100% बनेगा, 100% बनेगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न बनता है हर साल, 5 नंबर का। सिद्ध करने के लिए आएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। ठीक है, पहले इसका बेसिक जान लो फिर बताएंगे। 7 बताओ संख्या कैसी है, तो मैं कह सकता हूं सर 7 संख्या जो है एक परमेय संख्या है। आप कहोगे सर कैसे, इसमें p बटे क्यू कहाँ है, p का मान 7 दे रखा है, q का मान इसमें है ही नहीं। फिर भैया हम क्या कह रहे हैं कि 7/1 लिख लो, हो गया परमेय संख्या। किसी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं। अगर मैं किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 मान लूँ तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा उस पर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 100 रुपये हैं, 100 नंबर है, अब इसके पास में 1 मान लेता हूँ इसके नीचे। अब ये मेरे पास एक संख्या होगी 100/1। क्या 100/1 संख्या जो है p बटे क्यू के रूप की है? ठीक है सर, और केवल 100 लिखूं तो मैं, भाई ये भी अपने आप में परमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 मान सकते हैं। 1 से ना तो कोई इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि फिर भी 100 बटे, यानी बोला 100 ही जाएगा, चाहे 100/1 बोल लो, चाहे 100 बोल लो,
है 100 ही। ठीक है, तो इस बात से आप वाकिफ हो जाना, अगर केवल नंबर लिखा है तो उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, वो संख्या भी हमारी परिमेय संख्या होंगी। अब आप क्या कर सकते हैं सर, 2,4,6,7,1/2,1/3, ये सभी की सभी हमारी संख्या कैसी हैं, परिमेय संख्या है। संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। 2 भी कैसी है, परिमेय संख्या है, क्यों है सर, 2/1 मान सकते हैं। 4 संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है, क्यों है, 4/1 मान सकते हैं। 7 कैसी है, परिमेय संख्या है, क्यों है, 7/1 मान सकते हैं। 1/2, 1/3, यानी इस प्रकार से हमारे निष्कर्ष निकलता है कि वे संख्याएं जो p/q के रूप की होती हैं वो सभी की सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे बात करते हैं, परिमेय संख्या का उदाहरण समझ में आ गया, बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। हाँ भैया, एक नोट और लिखिए। प्रश्न आपका, मेरा प्रश्न आपसे ये है, पहला प्रश्न कि परिमेय संख्याएं p/q के रूप की होती हैं, ठीक है सर। एक मेरा प्रश्न है आपसे, परिमेय संख्याएं क्या कभी रूट में हो सकती हैं? नोट लिखिए, नोट करके लिखिए भैया। यानी रूट, अंडर रूट, परिमेय नहीं होती, परिमेय नहीं होती, ये रूट है। यानी अंडर रूट में अगर कोई संख्या है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। जैसे अगर उसका रूट निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या होगी, अगर उसका रूट नहीं निकलता है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब परिमेय संख्या पर मैं बात नहीं कर रहा, परिमेय संख्या बताऊंगा अभी, केवल और केवल अभी बात कर रहा हूँ आपसे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में क्या बात कर रहा था कि अंडर रूट में अगर कोई संख्या आ जाए तो वो संख्या कैसी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तहत पर, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा सर, मैं मान लीजिए 1 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, 1/3 परिमेय संख्या है, 1/4 परिमेय संख्या है, 2/15 परिमेय संख्या है, 100/101 परिमेय संख्या है। इसी प्रकार सर मैं कोई नंबर लिखता हूँ √7, सॉरी √7। अब मुझे ये बताना 10 कि सर आपने जो भी परिभाषा लिखाई थी, जो आपने इससे पहले जो परिभाषा लिखाई थी वो लिखाई थी कि वो संख्याएं जो p/q के रूप की होती हैं या अंश बटे हर के रूप की होती हैं वो सभी की सभी हमारी परिमेय संख्या होती हैं। हमने भी कहा था कि सर आप बिल्कुल करेक्ट आप बोल रहे हैं, 100% होती हैं वो संख्या जो p/q के रूप की होती हैं। मगर उसमें कुछ शर्त थी। शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर 1, 2, 1/3, 1/4, 2/15, 100/1, यानी ये p/q के रूप की हैं। अगर आप कह रहे होंगे सर इसमें /1 मान सकते हैं, मैंने आपके लिए पहले बता दिया है, इसमें 1 मान सकते हैं, इसमें 1 मान सकते हैं, यानी ये सभी की सभी हमारी परिमेय संख्या है। ये p/q के रूप की है। देखो ये भी हमारी p/q के रूप की है, ये भी हमारे p/q के रूप की है। जैसे ही मैं इस पर आया, जैसे ही मैं इस पर आया, यहाँ पर मेरा एक केस आता है और यहाँ हमारा नियम फॉलो होता है अपरिमेय संख्या के बारे में। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि जब भी रूट में कोई संख्या आ जाए और उसका रूट निकालना संभव ना हो, यानी जब भी कोई संख्या वर्गमूल में आ जाए और वर्गमूल निकालना ही उसका संभव ना हो, तो वो संख्या कैसी होगी? परिमेय नहीं होगी, परिमेय नहीं होगी, नहीं होगी। आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर अगर मैं लिख लूं √8, √10, √15, √17, √19, √20, सर इस हिसाब से तो फिर ये भी कोई परिमेय संख्या नहीं है। पर दोस्त ये कोई सी भी परिमेय संख्या नहीं है। मैं कहूँ आपसे √8 एक परिमेय संख्या है? नहीं है सर। √10 नहीं है, √19 नहीं है, 19-20 नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है कौन कौन सी? परिमेय संख्या है कौन कौन सी? 1/2, 2, 3, 4, यानी जैसे ही रूट में कोई संख्या आए वो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो नोट लिखिए, अंडर रूट में परिमेय नहीं होगी। अगर कोई संख्या के ऊपर अंडर रूट चढ़ा हुआ है, रूट चढ़ा हुआ है, तो वो संख्या हमारी परिमेय नहीं होगी। आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर अगर रूट
अगर 16 आ जाए, अब बताओ, ये प्रश्न आपके माइंड में चलते हैं, ये संख्या कैसी है। इसके ऊपर बात करूंगा अभी, इसके ऊपर बात करूंगा जब परिमेय और अपरिमेय की करूंगा तब। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय के बारे में बात करूंगा जब। देखिए, परिमेय संख्या समझ में आ गया हमारी, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे थे, और अपरिमेय संख्या के बारे में जानने से पहले परिमेय संख्या की परिभाषा में याद है कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप की होती थी उसे हम परिमेय संख्या के रूप कहते थे। सेकंड मैंने पढ़ाया आपके लिए कि सर परिमेय संख्या है p बटे q के रूप की होती हैं, बिल्कुल होती हैं सर। अंश बटे हर की होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कोई भी नंबर लिखा हुआ है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, उसके नीचे हम एक मान सकते हैं सर, तो वो नंबर हमारा परिमेय संख्या होगा। मैंने नोट करके लिखाया कि अगर परिमेय संख्या में अगर कोई संख्या रूट में आ जाए, यानी अंडर रूट में आ जाए, रूट में आ जाए, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। सर परिमेय संख्या की परिभाषा p बटे q के रूप की होती है, परिमेय होती है। अपरिमेय संख्या क्या परिभाषा क्या होती है, वे संख्या वे नंबर वे संख्या जो p बटे q के रूप की नहीं होती हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय कहलाती हैं। यानी इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो संख्याएं p बटे q के रूप की थी, जो संख्याएं p बटे q के रूप की थी, वो तो हमारी परिमेय संख्या थी। और जो संख्या हमारे p बटे q के रूप की है ही नहीं, वो संख्या कैसी है हमारी, वो सभी की सभी संख्या हमारी कैसी हैं, अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। जैसे सर अगर मैं बात करूं कि नोट में लिखिए, नोट में या नोट नहीं, ऐसे मैं बात करूं, रूट में जितनी हमारी संख्या आएंगी, रूट में हमारी जितनी संख्या आएंगी, सभी की सभी हमारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी। आपके मन में एक प्रश्न और चल रहा होगा कि सर आपने बोल दिया रूट में जितनी संख्या आएंगी वो अपरिमेय संख्या होंगी, अगर रूट में उसका वर्गमूल निकालना संभव हो गया फिर, हाँ, उसका वर्गमूल निकालना संभव हो गया फिर कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास आपने काम कर दिया कि रूट 2, एग्जाम्पल ले रहा हूँ उदाहरण, ठीक है, रूट 5, रूट 7, रूट 8, रूट 9, रूट 10, रूट 11, रूट 12, इसी प्रकार चलता रहेगा ये। यानी जो भी संख्याएं हमारी रूट में आ जाएं, पकड़ लिए क्या लिखा था, ठीक है, समझाऊंगा इसको। रूट 5, रूट 7, रूट 8, रूट 9 था, यहाँ काट दिया मैंने, रूट 10, रूट 11, रूट 12, ठीक है, डॉट डॉट। यानी यहाँ से हमें निष्कर्ष निकलता है कि वे सभी संख्याएं जो रूट में आ जाएं, उनका रूट निकालना पॉसिबल ना हो, वो सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। सर अब बात करते हैं, नोट करके लिखिए, नोट करके, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या है, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी थी अभी 9, एक संख्या लिखी थी मैंने 16, एक संख्या 4, एक संख्या 64, ये सभी रूट में है, ये संख्या सभी हमारी रूट में है, ठीक है। केस सेकंड, रूट 5, रूट 3, रूट 10, रूट 17, ये है। अब वो जो मैंने अब तक पढ़ाया है वो पूरा रिजल्ट यहाँ पर है, वो पूरा रिजल्ट यहाँ पर है। पूरा रिजल्ट क्या है, केस फर्स्ट, ये कितना है, रूट 9 है, रूट 16 है, रूट 4 है, रूट 64 है। मुझे कोई साथी ये बता सकता है, आपने 6, 7, 8 में मैं वर्गमूल पढ़ा होगा, सर रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। सर रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। रूट 64 का वर्गमूल 8 होता है।
यानी ये इनके वर्गमूल हैं। तो सर √9 का वर्गमूल 3 हो गया, √16 का वर्गमूल 4 हो गया, √4 का वर्गमूल 2 हो गया, √16 का वर्गमूल 8 हो गया। सर ये संख्या तो हमारी कैसी हैं, ये सभी की सभी संख्या हमारी परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये सभी की सभी संख्या हमारी √9, √16, √4, √64 ये सभी सभी कैसी हैं, परिमेय संख्या है। सर √5, √3, √10, √17 ये संख्या कैसी है। सर √5 का वर्गमूल तो हम निकाल ही नहीं सकते। सर √3 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। इसका किस में वर्गमूल आएगा, उसका आएगा पॉइंट में। अगर हमें पॉइंट से मतलब नहीं है तो इसका एग्जिस्ट यानी बिल्कुल निकल जाए। सर √10 का हम निकाल नहीं सकते, √17 का हम निकाल नहीं सकते। तो ये सभी की सभी संख्याएं हमारी कैसी हैं, ये सभी की सभी संख्या हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। किसी भी साथी को कोई डाउट हो परिमेय और अपरिमेय से लेकर के तो भाई अब कमेंट कर सकता है। अब मुझे नहीं लगता किसी साथी को कोई समस्या रही होगी। परिमेय संख्याएं p/q के रूप की होनी चाहिए। ठीक है, जो संख्याएं रूट में हैं वो अपरिमेय होती हैं। मगर केस फर्स्ट क्या कहता है, अगर रूट में भी उसका वर्गमूल निकालना संभव है, उसका रूट निकल जाए तो वो परिमेय जाएगी। अगर उसका रूट निकालना संभव ही ना हो तो वो अपरिमेय में जाएंगी। किस में जाएंगी, अपरिमेय में है जाएगी। ठीक है भैया, तो ये थी परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा। किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं लेनी चाहिए। मैंने डिटेल सोल्यूशन के साथ आपके लिए बिल्कुल बहुत डिटेल सोल्यूशन किया भाई। ठीक है, क्लास तो थोड़ी बड़ी हो जाती है मगर बिल्कुल समझा दिया आपके लिए। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या हो। अब हम डायरेक्ट सवालों की तरफ आते हैं और हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल का मतलब है कि सर अब हम एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी के सभी मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज समाप्त होगी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट सवाल आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। परिमेय और अपरिमेय को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया भाई। ठीक है, और किसी को समस्या भी नहीं होगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब बात करते हैं परिमेय अपरिमेय को जानने के बाद। अब बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, और लासा मासा को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया था। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा होता है। और परिमेय अपरिमेय को जान लिया। अब हम कुछ कुछ भाषा वाले सवाल, जो लैंग्वेज वाले सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर का जो मैंने प्रश्न बताया था आपके लिए, वो कैसे आएगा। वो आपके देखो ऐसे आएगा कि सवाल मैं लगाऊंगा स्क्रीनशॉट से, यहाँ पर आपके लिए ऐसा प्रश्न आएगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें सिद्ध करके बताना है कि √5 अपरिमेय संख्या कैसे है। यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न आता है हमारा एग्जाम में। सेकंड बात, एक प्रश्न आएगा कि दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करो। या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। यानी प्रश्नावली 1.1 से क्या क्या आ सकता है, इंपोर्टेंट है हमारा। एक सवाल आएगा अपरिमेय संख्या से, यानी सिद्ध करना है कि √3 या √5 या √7 कोई सी भी नंबर हो कि उसे कि यह एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमारा एक प्रश्न आता है। सेकंड बात, लासा मासा से प्रश्न आता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखाया था, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, और भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, वो सभी प्रश्नों की और भाई डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हाँ, अब मेरे हिसाब से कोई बचता नहीं है। अब डायरेक्ट हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। अरे भैया बता दो ना फिर क्या हो रहा है, बताओ ना फिर। है, लैब चलता रहता है हमारा, बताते रहना भैया। कुछ समझ में नहीं आए तो ठीक है।
देखिए सर, एक सवाल है हमारा, एक सवाल है, इस सवाल को करेंगे भाई, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। सवाल क्या है कि यदि 408 और 1032 के मासा को 1032 m माइनस के 408 गुणे 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या जा सकता है, तो m का मान ज्ञात करो। तो m का मान, m का मान ज्ञात करो भैया, m का मान ज्ञात करो। देखो दोस्त, क्या है सवाल, देखिए क्या है सवाल। प्रश्नावली 1.1 का ही सवाल है, ठीक है, एग्जाम्पल का सवाल है। थोड़ा एडवांस का सवाल है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, मगर ये एग्जाम्पल में दे रखा है हमारा, ठीक है। कर लेते हैं, ठीक है। एडवांस तक पढ़ेंगे हम, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक। देखिए 408 और 1032 के मासा को, तो सर सवाल का मतलब है कि 408 और 1032 के मासा को 1032 m माइनस के 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान ज्ञात करो। यानी इससे निष्कर्ष ये निकलता है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे सर। इसका ये कह रहा है कि 408 और 1032 के मासा को, यानी पहले हमें 408 और 1032 का मासा निकालना है। तो सर 408 और 1032 का हम मासा निकालेंगे कैसे। मासा हम निकालते हैं ऐसे सर, 408 के अभाज्य गुणनखंड करो भैया। 408 के जब अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे सर, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। आगे बात करते हैं सर, अब किससे कटेगा, अब ये 2 से फिर कट जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सर अब किससे कटेगा हमारा, 2 से फिर कटेगा, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। सर अब किससे कटेगा, यहाँ आके कुछ साथी हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अब किससे काटें। अब 2 से अगर नहीं कट रहा है तो अब थोड़ा आगे बढ़िए, 3 से देखिए, 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा, 3 सत्ते 21, यानी 3 से कट रहा है, तो 3 से काटिए भैया, 3 एकम 3, यहाँ 2 बचा, 3 सत्ते 21। अब किससे कटेगा भैया, 17 केवल 17 से ही कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो आए हमारे, वो आए 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 17, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं सर 1032 के मल्टीपल फैक्टर क्या होंगे। सर 1032 के मल्टीपल फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके भाई फैक्टर कर दिया, इसे काटा पीटी करिए 2 से, किससे काटा, 2 से काटा भैया, 2 पंजे 10, एक बचा, यहाँ हो गए 13, 2 छिक्के 12, एक बचा, यहाँ हो गए भाई 12, 2 छिक्के 12। सर अब 2 से फिर काटिए, 2 दूनी 4, एक बचा हमारा, 2 अट्ठे 16 और 2 तिये 6। सर अब किससे काटें, अब किससे काटें 1032 को, भाई 2 पंजे 10 हो गया, ओ हो, 2 एकम 2, गलत कट गया भैया। हम क्या कर रहे हैं आज, हम कर क्या रहे हैं दोस्त, 2 से काटो भैया फिर, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, एक बचा, 2 छिक्का 12, ठीक है भैया। 2 से फिर काटो, 2 दूनी 4, एक बचा, यहाँ 11 हो गए, 2 पंजे 10, एक बचा, यहाँ कितने हो गए भाई 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, ठीक है भाई। 2 से फिर काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 नियम 18, ठीक है। फिर किससे कटेगा भैया, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 तिये 9। सर 43 आ गया, 43 43 से ही कटेगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखो 2,2,2,3 43, ये सभी की सभी अभाज्य संख्या हैं। यहाँ इसका नियम क्या कहता है, यहाँ हर एक संख्या अभाज्य संख्या आनी चाहिए, तो आपका मासा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका आंसर है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43। सर इसका हमें निकालना है पहले मासा। मासा हम कैसे निकालते हैं सर, HCF बराबर, सबसे पहले हमारे ऊपर 2 है, तो 2 का फैक्टर बना लो, नहीं जोड़ा बना लो। एक तो जोड़ का जोड़ा ये बन गया सर, एक 2 का जोड़ा ये बन गया सर, एक 2 का जोड़ा ये बन गया, और एक 3 का जोड़ा ये बन गया सर। 17 43 बच के, यानी इसका जोड़ा बन ही नहीं रहा, तो हम इनको छोड़ देंगे,
जिसका नहीं बनना उसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर डिटेल सोर्स में जानना है तो इससे पहले जो वीडियो है मैंने पढ़ाई है उसमें जाके देखो, मैंने लासा कैसे सिखाया है, मासा कैसे सिखाया है, ठीक है भाई। देखो दो कितनी बार है, एक बार है सर, दो सर, एक दो ये है सर, तीन ये है, इनकी मल्टीप्लाई करो, दो दूनी चार और चार दूनी आठ और आठ दिया 24, यानी इनका जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 24। प्रश्न कह रहा है कि जो इनका मासा को इतने के रूप में व्यक्त करता है, यानी जो इनका जो मासा जो है वो इतने के रूप में व्यक्त करता है, कितने के रूप में, 1032 एम माइनस के 408 गुणा 5 बराबर, यानी इनका जो मासा जो है, सॉरी, इनका जो मासा है इसके रूप में व्यक्त करता है, इनके रूप में व्यक्त करना है 24 है, यानी इनका जो मान है वो 24 के बराबर है। यहाँ से हमें एम का मान निकालना है, यानी 1032 एम माइनस 5 अट्ठे 40, 4 बचा और 5 चौके 20, ठीक है, बराबर हमारा हो गया 24। 1032 एम बराबर भाई एक 2040 और 24 तरह जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 2040 प्लस के 24, ठीक है। ये हो गया हमारा 1032, कितना हो गया भैया 1032 एम बराबर भाई 2040 और 24 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 4 और 2 6, 2064, 2064 भाई 1032 को 2064 से क्या देना है, भाग देना है, यानी एम का मान जब हम निकालेंगे यहाँ से जब हम एम का मान निकालेंगे दोस्त, तो हमारा 2064 बट्टे हमारा 1032 आ जाएगा, ठीक है। अब 1032 को भाग देंगे भाई, कितनी बार जाएगा हमारा, 1032 दूनी 264, यानी एम का मान जो है हमारा वो 2 आ जाएगा। एम का मान जो है मेरे दोस्त वो हमारा 2 आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये था हमारा ऐसा प्रश्न। तो आई होप साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं, क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, और अगर आपने लासा मासा की वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख सकते हैं, ठीक है। सभी क्लास हमारी सीक्वेंस में चल रही है, प्रश्नावली एक ही चल रही है। कल से हम एक्सरसाइज प्रश्नावली के एनसीईआरटी वाले सवाल देखते हैं, और जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी उन सभी को करेंगे भाई, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद और जय भारत।